जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रो नरेश कुमार जी, जो जर्नलिस्ट और एस्ट्रोलॉजर दोनों ही है, और अपना यूट्यूब चैनल भी है नरेश जी का, एस्ट्रो नरेश। आप उनका कंटेंट वहां पर जाकर देख सकते हैं, जिस पर वो प्रोडिक्शंस देते हैं। तो स्वागत है नरेश जी आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार नरेश जी। जी। आजकल जो है बहुत सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि इतना फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे ग्लोबल लेवल पर देखें या अपने देश में देखें। और खासतौर से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा है। ईरान, यूएस, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, हर तरफ हलचल मची हुई है। लेकिन इस सब के बीच में जो प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया कि आप लोग जो है कारपूलिंग करें, अननेसेसरी खर्चे ना करें, ट्रैवल गैर जरूरी ना करें, देश के बाहर ना जाएं, सोना ना खरीदें ऑनलाइन, इससे लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक हो गया है। और हर किसी को लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आम लोगों की ये स्थिति है, लोग समझ नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग राशन भर भर के रख रहे हैं महीनों का। आखिर आने वाली जो ग्रह नक्षत्र है वो क्या बताते हैं, ऐसा क्या होने वाला है जो लोग इतना पैनिक हो रहे हैं? देखिए, ग्रह एक राहु, इसकी एक क्वालिटी होती है, ये एक्सट्रीम फियर भी क्रिएट करता है और एक्सट्रीम जो है वो ग्रीड भी क्रिएट करता है। कोरोना में राहु अपने नक्षत्र में थे, हमने देखा क्या हुआ। राहु अभी भी अपने नक्षत्र में है, तो अपने नक्षत्र में है तो लगातार पैनिक क्रिएट हो रहा है। 2 सितंबर तक राहु अपने नक्षत्र में ही रहेंगे, 2 अगस्त तक, सॉरी। तो जो 2 अगस्त तक है तब तक ये पैनिक और फियर और ग्रीड क्रिएट होता रहेगा। ये तो इसका मोटा मोटा लबोलबाब है। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात के ऊपर कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। इसको 2 पार्ट में देखेंगे, एक इकोनॉमिकली देखेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली भी इसको देखेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली तो खैर राहु के नक्षत्र में है तो ग्रीड फियर एक्सट्रीम पे होगा, किसी भी साइड पे होगा, एक्सट्रीम पे ही होगा। हमने इसी राहु के नक्षत्र में चांदी 4,20,000 देखी, उसी समय एक्सट्रीम ग्रीड पैदा हुआ, लोग वहां पर फंसे और फिर हमने वही चांदी 1,99,000 पर भी देख ली। तो वो एक्सट्रीम फियर भी उसी समय आ गया। जैसे आज भी जब हम शूट कर रहे हैं, ये आज गोल्ड सिल्वर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और ठीक ठाक टूटा हुआ है बाजार। उसका कारण एक तो जियोपॉलिटिकल जो आपने बताया कि जो चीजें चल रही हैं वो भी है एक, लेकिन सबसे बड़ा कारण एस्ट्रो है। आज सूर्य ने राशि बदली है। सूर्य सुबह 6:30 बजे के आसपास टोरस में आए हैं। इससे 6 घंटे पहले लगभग 12:30 बजे बुध ने राशि बदली थी और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा इस समय चल रहे हैं। तो 3 प्लैनेट जो है वो मेजर चीजें जो हुई हैं, क्योंकि चंद्रमा कारक हैं किसी भी चीज के। चंद्रमा चांदी के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा जब केतु के नक्षत्र में थे, राहु के सबलोड में थे, तो क्रूड भाग गया सुबह हमने देखा। तो जब जब प्लैनेट चेंज होता है कुछ ना कुछ उसका इंपैक्ट जरूर नजर आता है। 11 मई को हमने देखा कि मंगल जो है वो मेष राशि में आए अपनी ही, और कॉपर में दौड़ लग गई। कॉपर बहुत तेज भागा उस समय। खैर, जो मेरे व्यूअर है यूट्यूब के ऊपर, तो हमने इंडिकेट किया था एडवांस में, लाइव में भी इंडिकेट किया था कि पोजीशन मत लेके रहिए। गुरुवार के दिन पोजीशन कैरी करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ओवरनाइट 2 पोजीशन प्लान चेंज हो रहे थे। तो ये चीजें एस्ट्रो के हिसाब से हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गोल्ड की। देखिए, जनता की जो याददाश्त होती है ना, बहुत कमजोर होती है। किसी भी देश की जनता हो, याददाश्त कमजोर होती है। चाहे आप ट्रंप को ले लीजिए। ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाना था तो ईरान के ऊपर अटैक हो गया, है ना, ध्यान सारा हट गया। इधर जब मोदी जी ने अपील की कि सोना मत खरीदिए, तो लोगों को लगा पता नहीं क्या ही होने जा रहा है। लेकिन सोने के ऊपर ना ड्यूटी 2006 में 1% हुआ करती थी, अंबर जी। आज जो ड्यूटी उन्होंने कम करके 6% किया, वो 1% ही हुआ करती थी। फिर 1 से 2 हुई 2008 में, 2010 में 2 से 4 हुई, 2012 तक ये ड्यूटी 6% के आसपास थी। 13 में क्या हुआ, 13 में जनवरी में 2% बढ़ी, सॉरी 4% थी। जनवरी में 2% बढ़ी, 6 हुई। जून में 2% बढ़ी, 8 हुई। फिर अगस्त में 2% बढ़ी, 10% होगी। फिर ये 2013 की बात है। फिर आगे जाकर इसमें इंक्रीज होता रहा। और रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई थी, ये तो अभी की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, जब सरकार ने कम कर दिया, 6 से 15 कर दिया, बढ़ा दिया। रिसेंट सबको याद होगा 2024 में जब सरकार बनी थी, नई सरकार बनी थी, तीसरी टर्म में सरकार आई थी, तो पूर्ण बजट पेश हुआ था। जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं उन्हें पता है कि वोट ऑन अकाउंट और बजट में फर्क होता है। सरकार का लास्ट बजट वोट ऑन अकाउंट होता है, और जब सरकार पहली बार सत्ता में आकर अपना नया बजट पेश करती है तो उसको फुल बजट कहते हैं। नॉर्मली इनकी डेट्स में डिफरेंस होता है। तो नॉर्मल जो हमारे देश में बजट होता है वो फरवरी के महीने में होता है, लेकिन जब सरकार नहीं चुन के आती है मई में, तो बजट नॉर्मली जुलाई में होता है।
तो 23 जुलाई के दिन बजट पेश हुआ था 2024 में। मुझे याद है उस दिन सोने की कीमत 72,000 रुपए थी, 72,000। और निर्मला सीतारमन जी के ये अनाउंस करते ही कि सोने के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है, जिसको हम इंपोर्ट ड्यूटी जो है, उसको कम करके 6% कर रहे हैं। एक झटके में एक कैंडल बनी अंबर जी, 4200 रुपए सोना टूटा था, क्योंकि अल्टीमेटली वो खरीदी 4200 रुपए सस्ती होगी ना, तो 4200 रुपए सोना उस दिन टूटा था। यही काम हुआ ओवरनाइट परसों, जब एक रातों रात एक नोटिफिकेशन आ गई कि 6 से 15 कर दिया गया। 6 से ड्यूटी 6% बढ़ाएगी, 3% सेस लगा दिया गया, तो वो 6 से 15 हो गया। तो ओवरनाइट जब बाजार में लोग जिनके पास पोजीशन थी, जब सुबह उठे तो वो मालामाल हो गए। तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो सरकार करती है। अब करती क्यों है इसको इकोनॉमिकली यदि हम देखते हैं तो करती क्यों है? तीन चीजें अंबर जी हम इंपोर्ट करते हैं। एक फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, दूसरा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तीसरा हमारा मेजर कंपोनेंट गोल्ड होता है। हालांकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफी इंपोर्ट करते हैं। खैर इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला तो थोड़ा सा काफी सुलझ गया है, एप्पल वगैरह आ गए हैं, इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है, मोबाइल्स की प्रोडक्शन हो रही है, हम एक्सपोर्टर हो गए हैं उस एरिया में। लेकिन फिर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं हम इंपोर्ट करते हैं। मेजर जो हमारा इंपोर्ट का बिल होता है वो या तो क्रूड का है, या फर्टिलाइजर का है, या फिर हमारा गोल्ड का है। तो जब जब देश में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, सरकार यही स्टेप लेती है। ये स्टेप मनमोहन सिंह की सरकार में भी लिया गया था, ये स्टेप 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में भी लिया गया था, जब ड्यूटी बढ़ाई गई थी। तो उस समय भी क्या हुआ था, कुछ मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो गया था, तो उस समय भी क्रूड की कीमतें $120 पे जा पहुंची थी। $120 का क्रूड हमारे जैसी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती, हमारे जैसी क्या पूरी दुनिया की कोई भी इकोनॉमी $120 का क्रूड अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उस समय भी लगा था कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो ड्यूटी बढ़ानी पड़ी। फिर 2024 में बजट में ये ड्यूटी स्लैश की गई, अब दोबारा से ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको थोड़ा सा बैलेंस पे लाया जाए। हुआ है ये पहले भी हो चुका है, ड्यूटीज पहले भी बढ़ती रही हैं, पहले भी कम होती रही हैं। और चूंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार कम होता है, उससे फिस्कल डेफिसिट के ऊपर असर पड़ता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब यह है कि कोई भी इकोनॉमी डाउनसाइड की तरफ जा रही है, और जब इकोनॉमी डाउनसाइड की तरफ जाती है तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता, तो अल्टीमेटली जो है वो आपकी, तो जब ये ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर असर करता है। आज ही जब हम ये शूट कर रहे हैं तो आज ही एक डाटा आया है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो अप्रैल में काफी गिर गया है। तो इसी चीज को देखते हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया है। ये इकोनॉमिक डिसीजन है, मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है। हालांकि भारत में जो गोल्ड है वो एक परंपरा है, एक संस्कृति है, इसको देवताओं की जो है वो मुद्रा कहा जाता है। तो घर में बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि शादी में कुछ ना कुछ दिया जाए। लेकिन जो दूसरा इन्वेस्टमेंट के जरिए गोल्ड खरीदा जाता है, मुझे लगता है सरकार यदि उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करती, बार्स को, कॉइन्स को रिस्ट्रिक्ट करती तो शायद ज्यादा बेटर होता। लेकिन यहाँ पर सरकार ने अपील कर दी। ये अपील है, खैर ये फोर्सफुली नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा, ये अपील है। हाँ, एक चीज इन्होंने फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया कि 100 किलो से ज्यादा जिसको इंपोर्ट करना है उसको लाइसेंस दोबारा लेना पड़ेगा, उसके लिए अप्रूवल ज्यादा दोबारा लेनी पड़ेगी। वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन अपने लेवल के ऊपर सरकार कर सकती है, लेकिन ये तो अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश की इकोनॉमी में, देश के लिए। हाँ, इतना जरूर है कि कोई एक व्यक्ति जो मिडिल क्लास का है वो पैसे बचाता है पूरी जिंदगी अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए, और वो पैसा वो होता है जो सरकार को टैक्स देने के बाद बचा होता है। तो उससे उसको होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ या बेटे की शादी कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ गोल्ड उसको देना है गिफ्ट के रूप में। तो ये यहाँ पर भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला भी है। खैर उन्होंने भी भावनाओं को ही आधार बनाकर बात की है कि थोड़ा सा 1 साल के लिए रुक जाइए या कर लीजिए। लेकिन अब जब हम ये शुरू कर रहे हैं, अगले महीने से ही शादियों के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। मार्च तक यदि हम बात करें तो हर तीसरे दिन शादी है। 270 दिन हैं इस वित्त वर्ष के, लगभग 87 या 85 के आसपास मुहूर्त है शादियों के। तो हर तीसरा दिन शादी का है भारत में। तो फेस्टिवल और होता हमारे यहाँ तो प्रॉपर वेडिंग इकोनॉमी बन गई है, इतना बड़ा खर्चा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेडिंग के कारण इकोनॉमी चलती है, वेडिंग के कारण इकोनॉमी चलती है, और जबरदस्त इकोनॉमी चलती है। और डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत होती हैं। लोग यहाँ पर आपको पता है जयपुर, उदयपुर और बाकी इलाकों में वेडिंग देखने आते हैं विदेशी। तो है तो सही, लेकिन जो की अपील है वो अपनी जगह पर है। और एक कहावत होती है इंग्लिश की, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो उन्होंने कुछ इंप्लीमेंट अपने ऊपर किया भी है, उनकी सरकारों के ऊपर भी हुआ है सारा कुछ। और काफिला हमने देखा प्रधानमंत्री जी का छोटा हो गया था। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अपने एंड पे इंप्लीमेंट करके संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये संदेश अच्छा है, खराब भी नहीं कह सकते इसको।
फोर्सफुली नहीं किया जा रहा, अपील की जा रही है, आपके ऊपर है, आप माने ना माने, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हैं इसको। अदरवाइज मुझे लगता जी। है कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छा नरेश जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से जो ये सारा पैनिक है, सिचुएशन है, चाहे ऑयल एनर्जी शॉक की बात करें, खाना पीना महंगा हो रहा है, पेट्रोल, आम लोग ना बेसिकली पूरी दुनिया में आम लोग परेशान है और उसकी जेब पे बड़ा भारी पड़ रहा है। सब ये सब जो हो रहा है वो हो रहा है यूएस ईरान इजराइल वॉर की वजह से, और वो निपट के नहीं दे रहा। बहुत लंबे समय से ये मीडिएशन, पीस टॉक यहाँ वहाँ ये सब चल रहा है। आपको क्या लगता है, गृह नक्षत्र क्या कहते हैं, कब तक शांति आएगी, जो दुनिया भर के आम लोग हैं उनकी जेब पे सारा कुछ भारी ना पड़े? देखिए, ये सिर्फ हमारी जेब पे नहीं भारी पड़ रहा। आज जब हम बात कर रहे हैं तो सरकार ने पहली बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए हैं। 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, 3 रुपए डीजल बढ़ा है। और आपकी जो गैस है वो भी बढ़ी है, शायद 2 रुपए लीटर के आसपास, उसमें भी जो है जी, वो तेजी आई है। गैस, अब पेट्रोल, दूध सब भा, बढ़ गया। हाँ, भारत, अब देखिए 28 फरवरी को जंग शुरू होती है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 15 मई है। इस बीच में इंडिया में रेट नहीं बढ़े। आप अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में 50% के आसपास गैसोलाइन बढ़ गया। वहां पर करीब $4.5 के आसपास पर गैलन मिल रहा है। गैलन और लीटर में फर्क होता है। और यदि हम पाकिस्तान चले जाएं तो ₹450 के आसपास लीटर का पेट्रोल का भाव है। और बाकी कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज देख लें, नेपाल देख लें, बांग्लादेश देख लें, कहीं पर भी देख लें, श्रीलंका देख लें, या बाकी यूएस में भी देख लें, इवन चाइना ने भी हमसे पहले रेट बढ़ाए थे। चाइना ने भी हमसे पहले पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए थे। तो अल्टीमेटली इसका असर है, लेकिन इसका असर पॉलिटिकली ज्यादा ट्रंप को फेस करना पड़ेगा। इस साल 5 नवंबर को वहां पर मिड टर्म पोल है। ऑपोजिशन के अलावा वहां पर लोग भी इस चीज के अब खिलाफ होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहां पर जो 2 दिन पहले जो इन्फ्लेशन का डाटा आया वो 3 साल के हाई पे था। हमारा भी जो कल इन्फ्लेशन का डाटा आया वो भी हाईएस्ट साइड पे आया है। डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो आया है वो थोड़ा सा हाई साइड पे गया। तो अब अंबर जी, स्थिति यह है कि यदि आप एस्ट्रो साइकिल को देखते हैं तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे। आपके शो में हमारी बात हुई थी कि 23 फरवरी के बाद जंग लग रही है, ईरान के साथ जंग हो सकती है। या मेरे अपने चैनल के ऊपर भी मैंने 29 दिसंबर को ये बोला था कि ईरान के ऊपर संकट टला नहीं है। पिछले साल जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ था उसकी प्रेडिक्शन भी मेरे पेज के ऊपर एडवांस में थी, क्योंकि इस समय जो सैटर्न की पोजीशन है पाइसिस पे है, तीसरी दृष्टि से टोरस को देख रहे हैं, तो ईरान की प्रभाव राशि टोरस है बेसिकली। तो जब से शनि की दृष्टि में ईरान आया है तब से वहां पर तबाही है। ये मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया उसी राशि से देखा जाता है। ईरान को पर्टिकुलर टोरस से देखा जाता है, मिडिल ईस्ट के एरिया को हम ज्यादा कन्या से देखते हैं। तो कन्या के ऊपर भी सीधी दृष्टि है शनि की, तो यहां पर चीजें जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। अब यदि हम देखते हैं प्लैनेटरी साइकिल को, पिछले साल जून में हुआ, उस समय क्या हुआ था, मंगल और केतु साथ आ गए थे, ये आगे निकले और लड़ाई खत्म हो गई। अब इस साल भी ऐसा ही हुआ। 23 फरवरी को मंगल और राहु साथ में आए कुंभ राशि में, और जैसे ही मंगल आगे निकले 2 अप्रैल को मंगल शनि के साथ आ गए। 8 अप्रैल को हमने देखा कि सीज फायर हो गया। अब परसों क्या हुआ है, 3-4 दिन पहले क्या हुआ है, 11 मई को मंगल और आगे निकल गए। मंगल अब आ गए अपनी मेष राशि में। आज की डेट में, आज तक जब हम बात कर रहे हैं तो वो सूर्य के साथ थे। अब आज सुबह सूर्य से भी अलग हो गए, मंगल अकेले मेष राशि में है। मंगल के ऊपर कोई बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं है। और आज क्या हुआ है, आज बुध और सूर्य साथ हो गए हैं। इससे पहले कल क्या हुआ था, कल शुक्र चले गए थे जेमिनी में। अब स्थिति क्या है, 11 मई को यह स्थिति थी कि 3 पाप ग्रह सूर्य, राहु और मंगल टोरस इसमें एक्वेरियस में, और शुभ ग्रह कोई भी नहीं, युति उसको डिफेंड करने वाला कोई नहीं। अब आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो जेमिनी में वीनस भी है और जुपिटर भी है, ये दोनों शुभ ग्रह हैं। और एस्ट्रोलॉजी में अंबर जी 5 ग्रह नेगेटिव हैं, 4 ग्रह पॉजिटिव हैं। 4 में से भी 2 कंडीशनल पॉजिटिव हैं। डार्क हाफ का चंद्रमा वीक हो जाता है, उसको क्षीण चंद्रमा बोलते हैं। बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह जैसे उसके व्यवहार हो जाते हैं, अशुभ के साथ अशुभ हो जाता है, शुभ के साथ शुभ हो जाता है। तो हुआ क्या है, 2 ग्रह ही शुभ हैं, वीनस और जुपिटर, दोनों ही अब एक साथ आ गए हैं। एक तो यह है कि शुभता थोड़ी सी बढ़ी है, अशुभता थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, यानी कि जो कंजंक्शन बनी हुई थी पहले 3 ग्रहों की फिर 2 ग्रहों की, अब ये टूट गई है। अब आगे जाकर क्या होगा, बुध भी राशि बदलेंगे, बुध, गुरु और शुक्र तीनों ही शुभ ग्रह साथ हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आज जो चाइना और अमेरिका की जो बातचीत है उसमें थोड़ा सा जो है वो कंफ्लिक्ट भी हमें देखने को मिला। जिस तरीके से चीन ने हड़का दिया एक तरीके से कि ताइवान के मामले में कोई समझौता नहीं होगा,
तो उसको देखकर अब लग रहा है कि चीजें टेबल के ऊपर आएंगी। और जब हम बात कर रहे हैं, ये हमारा डिस्कशन शो शुरू होने से पहले ईरान के जो विदेश मंत्री अरागची हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया कि उनको यहां से मैसेज मिला है ट्रंप की तरफ से कि वो दोबारा टेबल के ऊपर आना चाहते हैं। तो टेबल के ऊपर दोबारा दोनों देश आएंगे, डेफिनेटली आने चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली तो यही बनता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जंग नजर नहीं आती अभी आगे, जो है वो मुझे बहुत ज्यादा एग्रेशन नजर नहीं आता। हाँ, ट्रंप ने जो आज सुबह ट्वीट जरूर किया, उन्होंने लिखा कि जो है वो मिलिट्री एक्शन जारी रहेगा, लेकिन वो प्रेशर पॉलिटिक्स थी। जिस तरीके से कल शी जिनपिंग ने उनको एक तरीके से डोमिनेट ही कर दिया, तो उसको दबाव लाने के लिए या प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर लिखा कि मिलिट्री एक्शन टू बी कंटिन्यू, सिर्फ एक शब्द था ब्रैकेट में किया उन्होंने, वो भी उन्होंने। अब जब मीटिंग खत्म होने के बाद हमारा शो शुरू जब हो रहा है, उससे पहले एक बयान आता है कि ट्रंप कंसिडर कर रहे हैं, सीएनबीसी के ऊपर, सीएनबीसी इंटरनेशनल जो चैनल है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है मेरे पास, कि ट्रंप कंसिडर कर रहे हैं कि जिन कंपनीज को उन्होंने सैंक्शन किया था चाइना की, जो ईरान से तेल खरीद रही हैं, उनके ऊपर से सैंक्शन हटाने की बात कर सकते हैं। यानी कि ट्रंप का स्टैंड थोड़ा सा माइल्ड हुआ है इस मामले में भी। जिस चाइनीज कंपनीज को वो कह रहे थे कि इनके ऊपर सैंक्शन लगेगा, अब वो थोड़े से ये तो नरेश जी हमें तो काफी समय से लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी सॉफ्ट हो रहे थे चाइना की तरफ, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा ऑब्जेक्टिव है चाइना जाने का यही है कि ईरान पे थोड़ा सा उनको कुछ शांति मिल जाए, बाकी सब तो हाँ, खैर है ही जो देखा तो हुआ है। अब एक्चुअली फंस गए हैं, वो फेस सेविंग चाहते हैं किसी तरीके से। वो शायद ये चाह रहे हैं कि चाइना गारंटी ले ले कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अपने पास रख ले, जैसे 2015 में रशिया के पास चला गया था वो यूरेनियम। तो मुझे लग रहा है कि वो गारंटी वारंटी चाहते थे, लेकिन अभी गारंटी मिली नहीं है, ना ही ऑफिशियली स्टेटमेंट आया दोनों की तरफ से। यूरेनियम को लेकर खासतौर पर दो ही चीजों पर बात फंसी है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे फंसी है, एक यूरेनियम पे फंसी है। अब देखते हैं उसमें क्या बीच का रास्ता निकलता है, लेकिन रास्ता निकल आएगा। दोनों जब बैठेंगे तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि ईरान देखिए, ईरान की जो सप्लाई है, क्रूड सप्लाई, उसका मेजर कंज्यूमर चाइना ही है, क्योंकि ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगे हुए हैं। 80% या 70% के आसपास की एनर्जी सप्लाई ईरान से ही आती है। हालांकि चाइना ने कह दिया उनको कि हम आपसे 200 बोइंग लेंगे। 200 बोइंग वाला मामला भी 500 बोइंग की बात थी पहले, वो कम होकर 200 पे आ गए, और ये बोल दिया कि हम यूएस से भी क्रूड खरीद लेंगे। तो ट्रंप इसी बात से खुश हैं कि 200 ये हो गए और ये क्रूड हो गया, और कुछ कुछ और चीजें हो गई हैं। बाकी जो सीओ की फौज लेकर गए थे वो तो खैर खाली हाथ लौटी है। हमने देखा कि टेस्ला को बहुत ज्यादा जगह नहीं मिली। हमने देखा कि ऑलरेडी जो चाइना की जो ईवी कंपनीज हैं वो टेस्ला को वहां पर टक्कर दे रही हैं, वहां पर उसका प्रभाव कम हो रहा है। एप्पल था वो हमारे यहाँ पर आ गया, टिम कुक गए वहां पर, लगा था कि कुछ मिलेगा, और ये आपके जो एनवीडिया वाले हैं वो भी गए, और उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डील हुई नहीं है। या डील हुई नहीं है, या अभी दोनों की तरफ से कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आना है बिजनेस को लेकर, वो जो है वो आएगा तो बात बनेगी। ट्रेड टॉक मेजरली नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर कह दिया कि सितंबर में दोबारा बैठेंगे, वो भी चीन ने कंसेंट अभी नहीं दी है। तो देखते हैं कब बैठते हैं कब नहीं बैठते। चाइना के पास बहुत सारे जो है वो की पॉइंट्स हैं, जो जो बोलते हैं ना कि चोर मोरियां हैं उनके पास बहुत सारी। उनको पता है कि इसको कैसे टैकल करना है। रेयर अर्थ मेटल के ऊपर उनका डोमिनेंस है। तो बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं कि आगे जाकर ट्रंप को कैसे न जाते हैं शी जिनपिंग। मुझे लगता है कि ट्रंप थोड़े से हताश निराश लौटे हैं। जिस तरीके से उनकी लैंग्वेज थी ट्रुथ सोशल के ऊपर, कोई बहुत ज्यादा अच्छी लैंग्वेज नहीं थी एक राष्ट्रपति के तौर के ऊपर। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है वो ये तो वैसे ऑब्जर्वेशन हो गई, लेकिन ग्रह नक्षत्र कब शांति बता रहे हैं बताइए आप। देखिए, ग्रह नक्षत्र जैसे कल शुक्र आए हैं गुरु के साथ, तो मुझे लग रहा है कि अब चीजें आगे चलेंगी। बुध आज चेंज हुए हैं, सूर्य आज चेंज हुए हैं, अगले हफ्ते से कुछ ना कुछ इसमें मेजर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ये दोनों बातचीत की टेबल पर आएंगे, अगले हफ्ते के बाद किसी भी दिन आ सकते हैं। तो देखते हैं अभी कि आप बातचीत में क्या निकलता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि आप मेरे को पूछो कि वार है, तो वार तो नहीं नजर आती, चार्ट के ऊपर वार नहीं है। ओके, मतलब अब इससे ज्यादा आगे जिस जो अभी स्टेटस है वो ही रहने वाला है, और ज्यादा कुछ होने वाला नहीं कि आपके। हाँ, नहीं, वार ना होने के बावजूद जो ब्लॉकेड हुआ है ना वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसके कारण आप देखिए जब हम आज बात कर रहे हैं तो क्रूड एक बार फिर दोबारा 104 105 डॉलर के ऊपर जो चल रहा है। ब्रेंट क्रूड 108 9 10 डॉलर के आसपास दोबारा ट्रेड कर रहा है। तो यही बेसिकली दुनिया के लिए परेशानी क्या है। ये लड़ते हैं, जो लड़ते लड़े जाए, जैसे रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन दुनिया को फर्क स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पड़ रहा है। दुनिया यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है तो ये पूरी जिंदगी लड़ते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जी, अच्छा एक बात बताइए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत डेस्परेटली कोई फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं, चाइना भी चले गए, सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान तक को इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने ये सब
पीस मेकिंग के लिए, लेकिन हुआ ये कि और उल्टा फजीयत हो गई, उन्होंने ईरान का फाइटर तुर्खान एयरबेस पे छुपा के रखा था। क्या बिल्कुल। जो आने वाले मिड टर्म है उसमें क्या डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच हो सकते हैं उसके बाद में, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्या उनके लिए बुरा वक्त आ रहा है आगे? नहीं, ट्रंप के लिए परेशानी तो है। देखिए उनकी जो उनका जो चार्ट है, इंडिविजुअल चार्ट है, वहां पर फिफ्थ हाउस से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। फिफ्थ हाउस बुद्धि विवेक का भाव होता है। वहां पर सैटर्न जैसा प्लैनेट जब ट्रांजिट करता है और 10वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है तो वाणी के ऊपर कंट्रोल खो देते हैं वो। और जब बुद्धि विवेक नहीं है, वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे विद इन कंट्री, विद इन अमेरिका भी उनको जो है वो थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, करना पड़ेगा। और वैसे भी सैटर्न जो है वो लीगल मैटर्स के कारक होते हैं। आगे जाकर 5 नवंबर को है शायद उनका मिड टर्म पोल। पहले भी हमारी बात हुई थी, मिड टर्म पोल में ट्रंप को हो सकता है कि सेटबैक बहुत बड़ा बड़ा लगे। ये क्लियर चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है। वैसे भी यदि हम एस्ट्रोसाइकिल देखेंगे तो उस समय का एस्ट्रोसाइकिल भी बहुत खराब है। वो लग रहा है कि वो रिसेशन की तरफ लेकर जा रहा है पूरी दुनिया को, क्योंकि अभी जो चीजें हुई है ना अंबर जी, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको अगले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पूरी दुनिया में क्रूड महंगा हुआ है या इन्फ्लेशन बढ़ी है, इसके रिजल्ट्स जो आएंगे इकोनॉमिकली या कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, इसके ऊपर जो असर देखने को मिलेगा वो हमें अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और ये हमारे ऊपर नहीं होगा, पूरी दुनिया में आप देखेंगे। यूरोप में तो खैर नजर आना शुरू हो गया, अभी अमेरिका में भी नजर आ रहा है, हमारे यहाँ पर भी हल्का हल्का नजर आना शुरू हो गया महंगाई के रूप में। जैसे आपने बताया कि दूध के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, बाकी इटरीज ने सबने बढ़ा दिए हैं, और इवन जोमेटो जो डिलीवरी है वो भी उसकी प्राइसिंग भी बढ़ गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे ऊपर असर है, इकोनॉमी के ऊपर असर है, दुनिया के ऊपर इसका असर डेफिनेटली नजर आएगा। जी बिल्कुल। नरेश जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन अब एक बात यह है कि इन सारी चीजों की वजह से जो लोगों के अंदर पैनिक है, लोग कोई कहता है रियल एस्टेट में ना पैसा लगाएं, कोई कहता है सोना चांदी ना खरीदें, लोग परेशान है कि आखिर कहाँ इन्वेस्ट करें। आपको लगता है कि अभी क्या सही इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के क्या सुझाव हो सकते हैं? लोगों के बड़े सारे सवाल आते हैं कि अभी क्या सही है इन्वेस्ट करने के लिए। जी आप बोल रही थी कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होनी चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। देखिए मैं बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मैंने ना एक शो किया था सूरत में। तो उसमें मैंने जो पिछले 150 साल का मार्केट का मूव है 1929 से लेकर और प्लेटरी मूवमेंट 1907 से लेकर उसमें डिस्कस किया था कि किस तरीके से सैटर्न जब साइकिल में आते हैं, पाइसिस के, एरिस के और टोरस के, तो बाजार कैसे बिहेव करते हैं। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन सेम साइकिल में आया था जब जुपिटर केतु के नक्षत्र में थे। 1979 में जब जुपिटर केतु के नक्षत्र में थे उस समय बाजार गिरा था। फिर आपका जब दोबारा 2001 का डॉट कॉम बबल आया था, जुपिटर अगेन केतु के नक्षत्र में थे, बाजार में हमने गिरावट देखी। 2008 में हमने देखा जब लेमन क्राइसिस आया तो उस समय भी जुपिटर केतु के नक्षत्र में थे, तो हमने देखा कि इक्विटीज में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये बड़े इवेंट्स थे जो जो जुपिटर केतु के नक्षत्र में रहने के दौरान हुए। और अब जब नवंबर आएगा इस साल 31 अक्टूबर को, जुपिटर जब सिंह राशि में आएंगे तो अगेन जुपिटर केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये बेसिकली साइकिल अच्छा नहीं है और इक्विटीज के लिए तो अच्छा नहीं है। तो उस सूरत के शो में मैंने कहा था कि आप अमेजोन पे जाते हैं, सेल लगती है तो भाग भाग के जाते हैं, और आप यदि फ्लिपकार्ट पे सेल लगती है तो भाग भाग पे जाते हैं, लेकिन जब बाजार में सेल लगी होती है तो कोई खरीदने नहीं आता। जैसे आज का एग्जांपल ले लो, आज चांदी 20,000 गिरी हुई है, 18,000 गिरी हुई है, किसी को बोलो ना चांदी खरीद लो, नहीं ये तो बहुत गिर रही है। गिरने वाला समय तो खरीदने वाला होता है। तो वेट करनी चाहिए, मुझे लगता है कि सेल लगने वाली है इक्विटीज बाजार में, और नवंबर दिसंबर के बाद आपको कहीं कभी भी ये मौका, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इक्विटीज मार्केट में खासतौर पर। गोल्ड सिल्वर की यदि हम बात करते हैं अंबर जी, तो गोल्ड सिल्वर का साइकिल ये कहता है पिछले 60 साल का, जब जब सैटर्न एरिस में आते हैं, टोरस में आते हैं और जेमिनी में आते हैं, सॉरी आपका हाँ एरिस में आते हैं और टोरस में आते हैं और जेमिनी में आते हैं, तो ये जो है वो बहुत तेज आता है इसमें उछाल गोल्ड सिल्वर में। और ये जो साइकिल चलता है वो लगभग 10 साल के आसपास चलता है। हमने देखा था कि 1970 में गोल्ड $35 के आसपास था। 1980 का गोल्ड का भाव था करीब $700, मीन लगभग 20 गुना। ये वो साइकिल था जब एरिस में आए थे और लियो तक चले थे, और उस समय 20 गुना तेजी आ गई थी गोल्ड में। इसके बाद 80s का जो गोल्ड था $800 के आसपास का, वो $236 रह गया था 2000 तक। अगले 20 साल गोल्ड गिरता ही गया। फिर
उसमें बहुत ज्यादा हमें तेजी नहीं देखने को मिली। और 2000 का $236 का गोल्ड 2010 में अगेन 1836 हो गया था, तो यहां से 7 गुना बढ़ गया। तो अगेन साइकिल क्या हुआ, क्योंकि सैटर्न का साइकिल 30 साल का होता है, तो 2000 का साइकिल और 2010 का साइकिल और 70 का साइकिल और 80 का साइकिल सेम था। और सैटर्न अगेन अब अगले साल जून में एरीज में चले जाएंगे। तो एरीज में जाएंगे तो जैसे बाजारों में, इक्विटीज बाजारों में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी, तो बुलियंस बाजार में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और गोल्ड में हमें अगले 8-10 साल में लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम देखें और एस्ट्रो साइकिल को यदि हम देखें, हिस्टोरिक डाटा देखें, तो यहां पर मुझे गोल्ड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। इक्विटीज में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि यदि हम इक्विटीज देखते हैं, पिछला सारा यदि इंडिया का रिकॉर्ड देख लें, 92 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तो बाजार 50% टूटा था। अप्रैल 92 में टूटना शुरू हुआ, 30 अप्रैल 93 तक टूटता गया, वहां से उसने बॉटम बनाया, फिर 94 जनवरी में आकर फिर दोबारा पीक हासिल किया। ऐसा ही 2000 में हुआ .com बबल में, जनवरी में बाजार टूटना शुरू हुआ, 2000 में सितंबर 2001 में बॉटम बना, लगभग 1600 पॉइंट का निफ्टी था, 1650 पॉइंट का, 850 पे 849 पे आ गया था। तो वो बॉटम बनाया इसने 21 महीने में, वहां से रिकवरी की, दिसंबर 2003 में फिर दोबारा 1649 का निफ्टी था, 2003 में सॉरी, 2008 में भी यही हुआ अंबर जी। 2008 में जनवरी का निफ्टी था लगभग 6357 और 27 अक्टूबर 2008 का निफ्टी था 2252, यानी कि ऊपर से 60% गिर गया, वहां पर बॉटम बना, वहां से चला, फिर दोबारा 2013 दिसंबर में निफ्टी 6357 का था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बाजार जब गिरेगा तो इस बार लंबा गिरेगा। एक कोरोना को छोड़ दें, कोरोना में भी बाजार गिरा था, कोरोना में वी शेप रिकवरी हुई थी, बाकी तीनों जो है केसेस में 92, 2001 और 2008 वाले केस में यू शेप रिकवरी थी। तो ये जो आगे गिरावट आएगी वो यू शेप रिकवरी वाली आएगी। लोगों के पास मौका जो है वो बनेगा डेफिनेटली, बाजार में, इक्विटीज बाजार में तो डेफिनेटली बनेगा। तो हाथ में क्या होना चाहिए, या तो आपका पैसा बॉन्ड में होना चाहिए, या कैश होना चाहिए हाथ में, या गोल्ड में पोजीशन रखेंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में आपको उतने लंबे रिटर्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिसेशन आएगा तो अल्टीमेटली रियल एस्टेट के ऊपर भी उसका इंपैक्ट आता है। तो मेन जो हो गया, बॉन्ड में पैसा होगा वो सिक्योर रहेगा, बाकी जो कंपोनेंट हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लोग एफडी में पैसा रखते हैं, पीपीएफ में पैसा रखते हैं, तो ये कंपोनेंट तो साथ चलते रहेंगे, ये सिक्योर माने जाते हैं, बॉन्ड्स सिक्योर माने जाते हैं। और आज तो खैर गोल्ड बॉन्ड बंद हो गए देश में, नहीं तो अदरवाइज गोल्ड बॉन्ड भी सिक्योर थे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लग सकता है, बैंक में, एफडी में पैसा लगता है, पीपीएफ में लग सकता है। और इक्विटी में यदि आपको लगाना है तो बॉटम का इंतजार करिए, आपको अक्टूबर के बाद एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। वहां पर जब बॉटम बनेगा, सितंबर 2027 के आसपास या अक्टूबर 2028 के आसपास का डेट निकलता है जहां पर बॉटम नजर आ सकता है। तो वहां पर यदि आपके पास पैसा है, पैसा बनाता अंबर जी वही है जो मार्केट में पेशेंस रखता है, जिसके पास गिरावट में खरीद करने के लिए पैसा होता है। वहां पर यदि हम खरीदेंगे तो फिर वहां से 4x 5x का जो है वो रिटर्न इजीली मिल जाता है। कुछ शेयर काफी गिर जाते हैं, तो वहां पर आपको शेयर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और बॉटम पे खरीद करनी पड़ेगी। तो ये चीजें मुझे लगता है कि इन एरियाज में पैसा निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और लोगों के बीच में ऑफ कोर्स पैनिक है, लोग परेशान है, जिस तरह से आपने कहा कि राहु की जो दशा है जिसकी वजह से लोग पैनिक और ये सारा कुछ फियर होता है, और वो सारी चीजें ऑन एंड ऑफ हमें लगातार नजर भी आ रही है। लोग हर तरह से परेशान है, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, अकाउंट में भी लोगों को लगता है पैसा सेव है नहीं सेव है, क्योंकि इतने तरह के स्कैम्स और सारा कुछ हो रहा है। खैर अभी ये दशा है, जब तक रहेगी तो इस तरह के हालात रहेंगे। नरेश जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। नमस्कार।